नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास है डीसी गणित की पार्ट 3। इससे पहले हम भाग 2 व भाग 1 पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने डीसी गणित के प्रकार, सिद्धांत आदि के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी गणित के जो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था डीसी सीरीज जनित्र में यदि हम लोड धारा बढ़ाते हैं तो लोड धारा जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाला वोल्टेज का मान भी बढ़ता है और एक एक संतृप्ति को प्राप्त करके वो नियत हो जाता है। परंतु वो थोड़ा सा घट भी जाता है आगे जाके, वो संतृप्ति को प्राप्त करने के बाद वो घट भी जाता है। अब ये घटता जो है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण घटता है। और डीसी शंट जनित में भी मैंने आपको बताया था कि उसका ग्राफ यूँ सीधा प्राप्त होता है, परंतु वो थोड़ा सा घटता हुआ भी प्राप्त होता है। तो वो जो घटता हुआ प्राप्त होता है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। इस भाग में हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया, इसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया होती क्या है? अब आपको पता है, हम जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने का मतलब है हम जैसे जैसे लोड धारा प्रदान करते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा लोड धारा प्रदान। और वो कैसे होगी डीसी जनित में? यदि हम डीसी जनित को तेज घुमाएंगे और तेज घुमाएंगे तो उसमें जैसे जैसे धारा का प्रवाह होने लगेगा और ज़्यादा होने लगेगा। तो जैसे जैसे लोड धारा बढ़ेगी ऐसे उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ही हमारे पास बढ़ेगा। परंतु इस लोड धारा के बढ़ने से एक ये आर्मेचर प्रतिक्रिया का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो फील्ड पोल हैं, आसपास जो आर्मेचर आर्मेचर के आसपास जो फील्ड पोल होते हैं, ये हमारा चालक है, अर्थात इस ये आर्मेचर है और ये हमारे फील्ड पोल है। तो फील्ड पोल में जैसे जैसे धारा बढ़ती है उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी ज़्यादा बनता है और ये आर्मेचर घूमता है तो वो उसे काटता है और इससे हमारे पास चुंबकीय वो जो उत्पन्न वोल्टेज पैदा करता है। अब ये जो है इसमें से धारा प्रवाह होती है और इसमें आती है। अब इसमें जो धारा प्रवाह होगी आर्मेचर में, तो उसमें अब मैंने बताया था आप कोई चालक है, यदि उसमें मैं धारा प्रवाहित करूं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था और स्टेड या चुंबकीय क्षेत्र के नियम में। तो किसी चालक में यदि धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जैसे ही आर्मेचर में धारा का प्रवाह होगा, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें चालक होते हैं, तो उसमें धारा का प्रवाह होगा तो वो भी खुद का भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। जबकि आर्मेचर फील्ड पोलो के चुंबकीय क्षेत्र में तो घूम ही रहा है, परंतु आर्मेचर में जैसे ही धारा जाएगी तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो फील्ड पोलो के चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में होगा, लेंज के नियम से होगा। लेंज के नियम से वो जो आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स बनेगा या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो विपरीत स्वभाव का रहेगा। तो वह विपरीत स्वभाव के होने के कारण वो फील्ड पोलों, जो कि एक फील्ड पोल जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं उसे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तो वह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को घटाएगा। तो आर्मेचर में जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को घटाएगा और यही प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। इसे ही हम आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो मैं इसे आपको लिखता हूँ। लोड धारा बढ़ाने पर आर्मेचर भी स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, जिसके कारण मुख्य चुंबकीय क्षेत्र घट
जाता है या थोड़ा बहुत वह नष्ट हो जाता है, और इसे ही हम आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हम आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के बारे में। पर प्रभाव से पहले मैं आपको 2-3 फैक्टर बताता हूँ, जिसमें एलपीटी, टीपीटी, जीएनए और एमएनए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलपीटी के बारे में। एलपीटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीडिंग पोल टिप। लीडिंग पोल टिप। अब ये लीडिंग पोल टिप किसे कहते हैं? तो लीडिंग पोल टिप वो होता है जो घूर्णन की दिशा में आने वाला पोल का हिस्सा या भाग, या जैसे आर्मेचर हमारे जिस दिशा में घूम रहा है घूर्णन की दिशा में, और उसमें आगे आने वाला जो सिरा है पोल का, वो एलपीटी कहलाता है। तो घूर्णन की दिशा में आने वाले पोल का सिरा। अब इसे आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यह हमारा एन ध्रुव है, अर्थात एन पोल है, एस पोल है, और ये हमारा एन पोल है। इसके मध्य में हमने आर्मेचर रख रखा है। यह हमारा आर्मेचर है। अब ये जो घूर्णन है वो इस प्रकार कर रहा है। अब ये जो घूर्णन कर रहा है उसकी दिशा में आने वाला पोल का सिरा, अब ये हमारे पास एक पोल है, इसमें से एक या तो ये एलपीटी होगा, अब ये या ये एलपीटी होगा। अब इसे हम कैसे पता करेंगे? तो घूर्णन की दिशा में आने वाले पोल का सिरा, तो ये घूर्णन कर रहा है तो ये आने वाला पोल नहीं है, ये पीछे रहने वाला पोल है, ये आगे वाला पोल है। इधर आगे आएगा, वैसे हम यहाँ पे रखते हैं, इधर रखते हैं पेन को, तो हम देखते हैं इस घूर्णन दिशा में घूम रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर तो आगे आने वाला पोल का सिरा कौन सा है? ये वाला। तो ये हमारा सिरा एलपीटी अर्थात लीडिंग पोल टिप कहलाएगा। एलपीटी अर्थात लीडिंग पोल टिप। अब बात करते हैं हम टीपीटी के बारे में। टीपीटी अर्थात ट्रेडिंग पोल टिप। ट्रेडिंग पोल टिप। अब ट्रेडिंग पोल टिप होता क्या है? तो घूर्णन की दिशा में पीछे छूटने वाला सिरा, और किसका? पोल का। घूर्णन की दिशा में पीछे रहने वाला पोल का सिरा। अब इसमें ही आप इसी चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पेन रखा इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए जो इस दिशा में घूम रहा है तो पीछे रहने वाला भाग ये है, तो ये हमारा टीपीटी कहलाता है। टीपीटी। इसी प्रकार ये भाग हमारा एलपीटी हो जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट के लिए हम देखें तो आगे रहने वाला घूर्णन की दिशा में आगे रहने वाला पोल का सिरा तो एलपीटी कहलाता। तो इस दिशा में लिए यूं घूर्णन कर रहा है तो आगे आने वाला ये है, तो ये हमारा एलपीटी कहलाएगा। ये कहलाएगा एलपीटी और ये कहलाएगा टीपीटी। ये कहलाएगा टीपीटी। अब बात करते हैं जीएनए और एमएनए के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम जीएनए। जीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ज्यामितीय उदासीन अक्ष, अर्थात ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ज्यामितीय उदासीन अक्ष। ज्यामितीय उदासीन अक्ष। अब ये क्या होता है?
तो आसन्न ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा, दो ध्रुव हैं, एक Na और एक SA, इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? GNA। तो आसन्न ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? GNA अर्थात ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब बात करते हैं MNA के बारे में। MNA अर्थात मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसे हिंदी में चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं। चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब चुंबकीय उदासीन अक्ष होता क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रेखा, किसी भी प्रकार हमारे पास जैसे मान लीजिए इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो इसके लंबवत रेखा हमारी MNA कहलाएगी। अर्थात यदि हमारे पास यूं भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो इसके लंबवत, क्योंकि ये यूं निकल रही है, तो हमारे इसके लंबवत चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। इसके लंबवत रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो कार्बन ब्रश जो होते हैं DC जनरेटर में, कार्बन ब्रश जो होते हैं वो सदैव MNA पर ही लगाए जाते हैं। तो ये बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कार्बन ब्रश हम किस पर लगाते हैं, GNA पर या MNA पर। तो कार्बन ब्रश सदैव MNA पर लगाए जाते हैं। MNA पर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हमें अधिकतम EMF चाहिए, यदि हमारे पास जो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है वो अधिकतम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है, तो यदि हमें ये चाहिए तो हमें GNA व MNA को एक ही अक्ष पर रखना पड़ेगा। अर्थात जो GNA होगा, GNA इस प्रकार होगा, क्योंकि दो ध्रुव ये हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा, तो ये जो GNA यही हमारा MNA भी होना चाहिए। तो उसके लिए GNA और MNA को एक ही अक्ष पर रखना पड़ता है। तो बहुत बार ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है कि यदि हमें किसी DC जनरेटर में अधिकतम EMF चाहिए तो क्या स्थिति रहेगी। तो GNA MNA से 30 डिग्री आगे रहेगा, 60 डिग्री पीछे रहेगा, ऐसे ऑप्शन देके, और एक ऑप्शन रहता है GNA और MNA एक ही अक्ष पर हों। तो यही है इसका आंसर कि GNA और MNA एक ही अक्ष पर होने चाहिए। अधिकतम EMF हेतु GNA व MNA एक ही अक्ष पर हों, एक ही अक्ष पर हों। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गए कुछ खास पॉइंट जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन के कारण पड़ने वाले प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव। तो आर्मेचर की प्रतिक्रिया के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो दो प्रकार के हैं। वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है विचुंबकन प्रभाव और दूसरा है विक्षोभ प्रभाव। इसे हम फुल फॉर्म में चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव भी कहते हैं। पहला है विचुंबकन प्रभाव।
विचुंबकन प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। पहला प्रभाव आता है विचुंबकन प्रभाव। अब विचुंबकन प्रभाव होता क्या है? तो विचुंबकन प्रभाव इसे कहते हैं कि टीपीटी के निकट तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाना और एलपीटी के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाता है। अर्थात इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र की जो एक समानता होती है, क्योंकि आर्मेचर घूमता है तो वो एक समान चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसके कारण वो उसको काटता है और ईएमएफ उत्पन्न करता है। परंतु टीपीटी के निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और एलपीटी के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाता है। तो ये प्रभाव विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। अब ये क्यों होता है? तो हमने देखा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घटता है और घटने के कारण वो टीपीटी के निकट तो कमजोर और एलपीटी के निकट अधिक हो जाता है। तो ये प्रभाव हमारा विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जब मुख्य चुंबकीय क्षेत्र घटता है तो टीपीटी के निकट चुंबकीय क्षेत्र कमजोर टीपीटी पर तो कमजोर तथा एलपीटी पर अर्थात लीडिंग पोल टिप, और इसका मतलब ट्रेडिंग पोल टिप, तो एलपीटी पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है या हो जाता है, इसे ही हम विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। अब इसे आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यह हमारा एस ध्रुव है, यह हमारा आर्मेचर है और यह हमारा एन ध्रुव है। मैंने आपको बताया था यह आर्मेचर मान लीजिए ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए हम देखते हैं जहाँ पे मैंने पेन रख रखा है, तो एलपीटी क्या होता है? घूमने की दिशा में आगे आने वाला पोल। तो इस दिशा में आगे आने वाला पोल कौन सा? ये। तो ये हमारा एलपीटी कहलाएगा और पीछे रहने वाला पोल ये टीपीटी कहलाता है। इसी प्रकार इधर इस पॉइंट से लेके देखें तो घूमने की दिशा ये है, तो आगे आने वाला पोल का सिरा ये है, तो ये हमारा एलपीटी कहलाएगा, एलपीटी, और ये कहलाएगा टीपीटी। तो जब लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो आर्मेचर भी अपना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, जिसके कारण वो उसका विरोध करता है और वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को घटा देता है। और घटाने के कारण टीपीटी पर तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और एलपीटी पर अधिक हो जाता है, अर्थात इस प्रकार का हो जाता है। अर्थात एलपीटी पर तो अधिक हो जाता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं। तो टीपीटी एलपीटी पर तो अधिक हो जाता है और टीपीटी पर कम हो जाता है, और यही प्रभाव हमारा विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। अब इसका निवारण क्या क्या है? तो इसका जो निवारण है वो छोटी मशीन तथा बड़ी मशीनों में अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं छोटी मशीन में। तो छोटी मशीनों के लिए जो इसका निवारण है वो ये है कि आर्मेचर में हम टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बढ़ाकर
तो छोटी मशीनों में तो इसका निवारण जो है, इसका ये निवारण है। तो छोटी मशीनों के लिए तो आर्मेचर में वाइंडिंग में हम टर्न्स की संख्या बढ़ाकर इसका निवारण कर देते हैं। अब मैं आपको अभी समझाऊंगा ये क्यों करते हैं और इससे हम इसका निवारण कैसे कर लेते हैं। अब देखते हैं हम बड़ी मशीन के लिए। तो बड़ी मशीनों में हम आर्मेचर के सीरीज में अर्थात श्रेणी में एक अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़ते हैं जिसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी में एक अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़कर, अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़कर जिसे जिसे क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसे आर्मेचर के किस क्रम में लगाया जाता है? तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़ी जाती है जिसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसे आर्मेचर के श्रेणी में लगाया जाता है। पर आप एक चीज़ याद रखें नोट लगाकर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा फील्ड पर स्थापित किया जाता है। इसे फील्ड पर स्थापित करते हैं, अर्थात फील्ड पोल पर, फील्ड पोल पर स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। तो अब ये इसका कारण क्या है? आर्मेचर में हम वाइंडिंग बढ़ाकर इस दोष को कैसे दूर कर लेते हैं? तो आपको मैं बताता हूँ। आर्मेचर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है अपना, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है, इस कारण इसे ये घटा देता है। परंतु यदि हम आर्मेचर में अतिरिक्त टर्न्स की संख्या लगा दें और उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो विपरीत स्वभाव का रहेगा। और किसके विपरीत? जो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके विपरीत स्वभाव का होगा। और क्यों होगा? क्योंकि हम उसमें धारा का जो प्रवाह कराएंगे वो उल्टा कराएंगे। आर्मेचर में जैसे धारा का प्रभाव होगा उसका उल्टा प्रभाव ये अतिरिक्त टर्न्स की संख्या जो दी जाएगी उसमें होगा उल्टा प्रभाव। तो उसके कारण जो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसके विपरीत ये जो अतिरिक्त टर्न्स की संख्या लगाई जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा वो आर्मेचर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा और उस कारण वो उसे नष्ट कर देगा। तो यहीं इसका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कम नहीं कर पाएगा। और यही चीज़ हमारे बड़ी मशीनों में होती है जो एक अतिरिक्त वाइंडिंग के कारण होती है और उसे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यही काम करती है कि ये हमें आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका उल्टा अर्थात विपरीत प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिस कारण यह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर देता है और इस कारण मुख्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं घटता है। अब आता है दूसरा प्रकार, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता क्या है इसे हम समझते हैं। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारा, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे N ध्रुव और ये हमारा S ध्रुव। ये हमारा चुंबक की तरह, ये N है और ये S ध्रुव है। ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारे कार्बन ब्रश है। ये हमारे कार्बन ब्रश, ये आर्मेचर। तो इसमें चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते किसे हैं? तो मैं आपको इसको एक लाइन में समझाना चाहूँगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो MNA होता है वो GNA से MNA GNA से थीटा डिग्री विक्षेप हो जाता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है और चुंबकीय क्षेत्र इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है तो वैसे वैसे MNA जो है GNA से थीटा डिग्री विक्षेप हो जाता है और उसी को हम चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं। तो इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो हमने GNA के बारे में पढ़ा था कि दो आसन्न ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा GNA कहलाती है।
तो ये जो रेखा होगी वो GNA कहलाएगी, अर्थात ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, अर्थात उदासीन चुंबकीय अक्ष, ये GNA। अब हम बात करते हैं MNA की। तो ये अभी MNA भी यही है। क्या है? MNA भी यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अधिकतम EMF प्राप्त करने के लिए GNA तथा MNA को एक ही अक्ष पर रखा जाता है। और MNA किसे कहते हैं? MNA उसे कहते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रेखा। तो हमारे पास जो चुंबकीय बल रेखा है वो इस प्रकार की है। अभी कैसी है? इस प्रकार की। यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, तो इसके लंबवत जो रेखा है वो MNA है, और यही हमारा GNA भी है। तो GNA MNA एक ही अक्ष पर है, और इस कारण हमारे पास जो EMF है वो अधिक उत्पन्न, मैक्सिमम पैदा हो रहा है। तो परंतु जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो जो ये MNA होता है, यहाँ से जो MNA होता है वो थीटा डिग्री विक्षेप कर जाता है, अर्थात जो MNA होता है वो इस प्रकार हो जाता है। MNA, अब यहाँ जो लोड बढ़ने पर MNA वो इस प्रकार का हो जाता है, अर्थात ये हमारा GNA था और MNA ये था। MNA इसी पर था, परंतु लोड जैसे जैसे बढ़ा MNA यहाँ आ गया, अर्थात ये जो विक्षेप हुआ है वो थीटा डिग्री विक्षेप हो जाता है, अर्थात आगे खिसक जाता है। तो हमारे कार्बन ब्रश है वो भी यहाँ आ जाते हैं। तो इस कारण जो ये प्रभाव होता है वो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है। इसे ही हम चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं कि MNA का GNA से थीटा डिग्री विक्षेप होना। तो इसे हम लिखते हैं MNA का GNA से थीटा डिग्री विक्षेप होना। विक्षेप होना चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहलाता है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते हैं इसका निवारण। इसका निवारण क्या है? क्योंकि ये हमारा दोष है तो दोष का कुछ ना कुछ निवारण भी होता ही है। तो इसका जो निवारण है वो ये है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं तो MNA आगे खिसक रहा है, MNA आगे खिसक रहा है। अब यदि हम मान लीजिए इस MNA को GNA से पहले रखें तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ऊपर होता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि GNA MNA एक ही अक्ष पर हो जाएंगे। तो इससे हमारा जो वोल्टेज है अधिकतम पैदा होगा। तो इसका निवारण भी यही है कि ये आगे खिसकने वाला है, हमको पता है, तो हम इसको पहले ही पीछे रख देते हैं। इसे हम GNA से पहले ही थीटा डिग्री पीछे रख देते हैं, जिसके कारण ये आगे खिसकता है और ये GNA और MNA एक ही अक्ष पर हो जाते हैं। तो इसका निवारण भी लिखते हैं हम। तो इसका निवारण है MNA को GNA से थीटा डिग्री पूर्व ही कर देना। तो इसका निवारण है MNA को GNA से थीटा डिग्री पहले ही हम कर देते हैं, जिसके कारण ये प्रभाव नहीं होता है। तो ये है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। अब देखते हैं हम कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन शब्द से आपको पता चल रहा होगा ये कम्यूटेटर पर होता है। ये भी एक तरह का दोष है, जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया एक तरह का दोष है, उसी प्रकार कम्यूटेशन भी एक दोष है। तो कम्यूटेशन होता क्या है और ये किस पर होता है? तो आपको ये नाम से पता चल रहा होगा ये कम्यूटेटर पर होगा। तो ये कम्यूटेटर पर होता है, जिसे हम हिंदी में दिक् परिवर्तन कहते हैं। दिक् परिवर्तन। अब ये होता क्या है? तो इससे तरह से समझते हैं हम कि एक जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर पर चलता है, अर्थात कम्यूटेटर जैसे जैसे घूमता है उसके संपर्क में कार्बन ब्रश रहता है। तो हमें पता है कम्यूटेटर जो है वो अनेक विभाजित पत्तियों से बना होता है, अर्थात उसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जिन्हें हम सेगमेंट कहते हैं।
और उनके मध्य माइका भरी होती है। अब ये माइका भरने का कारण क्यों है? क्योंकि वो शॉर्ट ना हो जाए, आपस में जुड़ ना जाए। परंतु जब कार्बन ब्रश एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है तो वो एक स्थिति ऐसी प्राप्त करता है जिसमें फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। और शॉर्ट होने के कारण उस सेगमेंट से पीछे जो कोयल जुड़ी होती है वो भी शॉर्ट हो जाती है, और उस कारण उसमें धारा का परिवर्तन हो जाता है। और उसमें धारा का परिवर्तन होने के कारण उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिसे हम रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। अब जो ये ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कुंडली हुई, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया कम्यूटेटर का सेगमेंट जो था, जो दोनों स्पर्श हुए कार्बन ब्रश से, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके कारण उससे जुड़ी कोयल भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें धारा जो है वो विपरीत धारा में परिवर्तन होने लगता है। उसमें धारा में परिवर्तन होने लगता है और यही परिवर्तन हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसे मैं लिखता हूँ कि जब कार्बन ब्रश एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है तो वह दोनों सेगमेंट को शॉर्ट कर देता है, जिससे उससे जुड़ी कोयल भी शॉर्ट हो जाती है, तथा उसमें धारा में परिवर्तन होता है। यही हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसे आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यह हमारा पहला सेगमेंट, यह हमारा दूसरा सेगमेंट, यह हमारा बीच में हमारा माइका भरा हुआ है। माइका अर्थात अभ्रक। कम्यूटेटर के मध्य भरा जाने वाला पदार्थ माइका या अभ्रक है। अब इस प्रकार ये अगला सेगमेंट है और इस प्रकार ये अगला सेगमेंट है। ये गोल रूप में होता है, जिसे मैं आपको कागज पे नहीं दिखा सकता। ये गोल रूप में होता है, अर्थात ऐसे ऐसे मतलब पत्तियां दिखी रहती है। तो इसमें जो एक सेगमेंट है वो इस प्रकार का है, दूसरा सेगमेंट इस प्रकार का है, और इनके मध्य माइका भरा जाता है ताकि ये दोनों शॉर्ट ना हो। परंतु कार्बन ब्रश, इस पे जैसे कार्बन ब्रश आता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पहले तो इस पर था कार्बन ब्रश, पर आगे खसका तो ये दोनों पर हो जाता है। तो इस कारण इससे पीछे जो कोयल जुड़ी होगी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें धारा में परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। इसे ही हम कम्यूटेशन कहते हैं। और इस कारण इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे हम रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो इसी में लिख लेते हैं हम, इसी कारण इसमें अर्थात कोयल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे रिएक्टेंस वोल्टेज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिएक्टेंस वोल्टेज, बहुत बार ये पूछा भी गया है ये क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है। अब बात करते हैं हम कम्यूटेशन के प्रकार की।
तो कम्यूटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है रफ कम्यूटेशन और दूसरा होता है स्मूथ कम्यूटेशन। पहले बात करते हैं हम रफ कम्यूटेशन के बारे में। रफ कम्यूटेशन, तो रफ कम्यूटेशन जिसे हिंदी में रफ दिक परिवर्तन कहते हैं, रफ दिक परिवर्तन। तो ये होता क्या है? तो ब्रश एक खंड से दूसरे खंड में तेजी से जाता है, एक खंड से दूसरे खंड में यदि तेजी से जाता है जिससे स्पार्किंग अधिक होती है। मैं एक बात आपको बताऊं कि कम्यूटेशन जब होता है तो उसमें जो जुड़ी कोयल है उसमें धारा में परिवर्तन होता है जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। परंतु जब वो एक खंड से दूसरे खंड में जाता है और धारा में परिवर्तन होता है, उसी समय हमारे पास स्पार्किंग भी पैदा होती है। और स्पार्किंग का अलग अलग प्रकार है, रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन, जिसमें स्पार्किंग से संबंधित ही बातें कही गई है। तो ब्रश जब एक खंड से दूसरे खंड में जब जाता है और तेजी से जाता है जिस कारण स्पार्किंग अधिक होती है, तो उसे हम रफ कम्यूटेशन कहते हैं। तो जब कार्बन ब्रश एक खंड से दूसरे खंड में जाता है, दूसरे खंड में तेजी से जाता है तो स्पार्किंग अधिक पैदा होती है, स्पार्किंग अधिक पैदा होती है। और यही प्रभाव हमारा रफ कम्यूटेशन कहलाता है। अब देखते हैं हम सेकंड स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन, अब स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? तो यदि स्पार्किंग कम होती है तो इसे हम स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। इसमें स्पार्किंग कम होती है, इसे हम स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कम्यूटेशन के कारण पड़ने वाला प्रभाव। तो कम्यूटेशन के कारण हमारे पास एक प्रभाव आता है, वो है स्पार्किंग। तो स्पार्किंग क्या होती है? तो स्पार्किंग की मैं एक परिभाषा की बात करूं तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग पैदा होती है। विद्युत धारा हमारी जो बहती है, अचानक उसमें यदि परिवर्तन होता है तो स्पार्किंग पैदा होती है। तो यही मैंने आपको कम्यूटेशन में बताया था कि उसमें जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो उसमें जुड़ी कोयल में धारा में परिवर्तन हो जाता है और उसी कारण हमारे पास स्पार्किंग पैदा होती है। तो धारा में या धारा की दिशा में, इसे काट देते हैं हम, धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग होती है, यह हमारा कम्यूटेशन के कारण पड़ने वाला प्रभाव है। अब बात करते हैं इसके निवारण की। इसका निवारण, अब निवारण इसका क्या क्या है? इसे हम स्पार्किंग का निवारण भी कह सकते हैं या कम्यूटेशन का निवारण भी कह सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेशन के कारण ही हमारे पास स्पार्किंग पैदा होती है। तो अब बात करें निवारण की, तो निवारण है इसका कि यदि हम जो कार्बन ब्रश उपयोग में ले रहे हैं वो यदि उच्च प्रतिरोध के हों तो वो दो सेगमेंट है वो शॉर्ट नहीं होंगे और उसके कारण उसकी जो कॉइल जुड़ी हुई है वो भी शॉर्ट नहीं होगी। तो पहला निवारण इसका यही है कि इसमें यदि हम जो कार्बन ब्रश उपयोग में ले रहे हैं वो उच्च प्रतिरोध के हों। तो पहला है उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश द्वारा, उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश द्वारा। यदि हम उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश लेंगे तो हमारे पास जो कम्यूटेशन है वो कम होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट दूसरा पॉइंट निवारण का। तो इसमें हम
इंटरपोल विधि द्वारा भी स्पार्किंग कम कर सकते हैं। इंटरपोल विधि, इंटरपोल विधि। अब इंटरपोल विधि क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम इंटरपोल विधि के बारे में। तो इंटरपोल विधि कहते किसे हैं या ये होती क्या है? तो इंटरपोल के नाम से आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इंटरपोल अर्थात ये एक तरह के पोल होते हैं, जिसे हम फील्ड पोल के अतिरिक्त एक और पोल स्थापित करते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम इंटरपोल कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहला इसका जो कार्य है वो यही है कि ये स्पार्किंग को कम करता है। इसका कार्य क्या है? स्पार्किंग को कम करना, कम करना ये कार्य है। तो इंटरपोल जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है और ये किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो इंटरपोल की जो संख्या है वो मुख्य पोलों की संख्या के समान होती है। तो इंटरपोल की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं इनका ध्रुव किस प्रकार लगाया जाता है, या बात करें इनको हम इंटरपोल को लगा रहे हैं तो हम किस प्रकार लगाएंगे। तो इंटरपोल सदैव मुख्य पोलों के बीच स्थापित किए जाते हैं। इंटरपोल सदैव मुख्य पोल जो हमारे फील्ड पोल होते हैं उनके बीच स्थापित किए जाते हैं। बीच स्थापित किए जाते हैं। अब बात करें इंटरपोल जो हम लगा रहे हैं, इसमें भी एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। तो यदि हम एन व एस ध्रुव के बीच में लगा रहे हैं तो ये कौन सा पोल आएगा, इंटरपोल का कौन सा ध्रुव लगाएंगे, हम ये निर्धारित कैसे करेंगे? तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये जो है हम जनरेटर तथा मोटर जिस प्रकार की भी मोटर होती है या कोई सा भी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेशन तथा आर्मेचर रिएक्शन दोनों दोष पाया जाता है। तो मोटर में भी हमारे पास कम्यूटेशन का दोष रहता है। तो मोटर हो या जनरेटर, उसमें हम इंटरपोल विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इंटरपोल मोटर के लिए अलग तरह से लगाए जाते हैं और जनरेटर के लिए अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो इंटरपोल की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले हम जनरेटर के लिए देखते हैं। तो जनरेटर में जो इंटरपोल लगाए जाते हैं वो घूर्णन की दिशा में आगे आने वाले पोल के समान रहते हैं। जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो आगे आने वाले, घूमने की दिशा में आगे रहने वाले पोल के समान रहते हैं। घूर्णन की दिशा में आगे आने वाले पोल के समान, आगे आने वाले पोल के समान होते हैं। पोल के समान इंटरपोल लगाए जाते हैं। इंटरपोल लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो जनरेटर के लिए तो घूर्णन की दिशा में आगे आने वाले पोल के समान इंटरपोल होते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा जनरेटर है। ये हमारे मुख्य ये मुख्य पोल है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये हमारा एन ध्रुव है, ये हमारा एस ध्रुव है। ये हमारा एन ध्रुव है, ये हमारा एस ध्रुव है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा एन है और ये भी हमारा एन है। इसे भी हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एन है और ये भी एन है, और ये एस है और वो भी सामने वाला भी, इसके सामने वाला भी एस है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब इसके लिए हम जो इंटरपोल स्थापित करेंगे, तो मैंने आपको बताया मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किए जाते हैं इंटरपोल, और वो इंटरपोल जो होते हैं वो मुख्य पोलों की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो ये हमारे इंटरपोल है और इनकी संख्या मुख्य पोलों की संख्या के समान होती है।
तो हमारे पास 4 मुख्य पोल हैं, तो इंटरपोल भी 4 ही होंगे। अब ये जनरेटर के लिए देख रहे हैं हम, ये हमारा जनरेटर है। तो किस प्रकार ये कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा, ये देखते हैं। तो मैंने बताया घूर्णन की दिशा में आगे आने वाला पोल के समान। तो ये हमारा ए से घूर्णन कर रहा है, जो जनरेटर है इस प्रकार घूर्णन कर रहा है। तो इस ध्रुव के लिए हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पेन रखते हैं, तो हम देखते हैं आगे आने वाला पोल कौन सा है, एस। तो ये जो इंटरपोल है हमारे पास एस ध्रुव का होगा। इसी प्रकार यहाँ पे पेन रखते हैं हम, तो इस प्रकार ये इस प्रकार घूर्णन कर रहा है, तो इसके आगे आने वाला पोल कौन सा, एन। तो हमारे पास एन ध्रुव होगा। इसी प्रकार हमारे पास ये एस होगा और ये एन होगा। तो इस प्रकार जनरेटर में हम इंटरपोल के ध्रुव स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं हम मोटर के लिए। तो मोटर में हम जो इंटरपोल स्थापित करते हैं वो घूर्णन की दिशा में पीछे वाले पोल के समान करते हैं। तो इसमें इंटरपोल घूर्णन की दिशा में पीछे रहने वाले पोल के समान होती है। पीछे रहने वाले पोल के समान होते हैं। इसे भी मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यह हमारा मोटर है और यह हमारे मुख्य चुंबकीय पोल हैं, या जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह हमारा एन है, सामने वाला भी हमारा एन है, ये एस है और ये सामने वाला भी हमारा एस है। अब इसमें हम इंटरपोल स्थापित करेंगे इनके बीच में ही, और इनकी संख्या जनरेटर मोटर में दोनों में बराबर होती है। अब ये इसकी जो दिशा है घूर्णन की वो इस प्रकार है। ये हमारा जो मोटर है वो इस प्रकार घूर्णन कर रहा है। तो इस ध्रुव के लिए मैंने बताया मोटर में इंटरपोल घूर्णन की दिशा में पीछे रहने वाले पोल के समान होती है। तो इस ध्रुव के निकालते हैं, तो हम ये घूर्णन इस प्रकार कर रहा है। तो इसमें पीछे रहने वाला पोल कौन सा, एन। तो हमारे पास एन ध्रुव होगा। इस ध्रुव के लिए इस पोल इंटरपोल के लिए निकालते हैं, तो ये इस प्रकार घूर्णन कर रहा है। तो इसमें पीछे रहने वाला पोल एस है, तो ये एस बनेगा। ये इसी प्रकार एन और ये इसी प्रकार एस ध्रुव बनेगा। तो इस प्रकार जनरेटर और मोटर में इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे खास पॉइंट्स की। तो इंटरपोल की जो वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि फील्ड पोल होते हैं हमारे पास, इस पर भी वाइंडिंग स्थापित होती है, इसी कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस इंटरपोलों में भी हम वाइंडिंग करते हैं। अब जो वाइंडिंग होती है वो कैसे जुड़ी होती है, तो ये जो इंटरपोल की वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अब इस आर्मेचर में की श्रेणी क्रम में हमने जो इंटरपोल की वाइंडिंग जोड़ी है, अब इसमें टर्न्स की संख्या हम कितनी देंगे वो भी एक निर्धारित होती है। तो ये भी सबसे खास पॉइंट्स है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, तथा इसमें जो वाइंडिंग होती है इंटरपोल में वो मुख्य पोलों की 1/3 होती है। इंटरपोल वाइंडिंग मुख्य पोलों की तुलना में 1/3 होती है, या इसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। 1/3 आपको हिंदी में भी मिल सकता है या इस तरह से भी मिल सकता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग मुख्य पोलों की तुलना में 1/3 की जाती है। तो ये था दोस्तों हमारी इंटरपोल विधि। अब आती है हमारी डीसी जनरेटर की हानियाँ।
तो कोई सा भी उपकरण जो होता है, मशीन जो होती है, उसमें हानियाँ ज़रूर होती है। तो हानियाँ हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोई भी मान लीजिए आप एक उपकरण है जो डीसी जनित्र, मान लीजिए आप एक डीसी जनित्र है, उसमें हम उसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो उससे हम आउटपुट, इसे इनपुट कहलाएंगे, जो इनपुट कहेंगे जो इसमें हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं उसको, तो ये होगा हमारा इनपुट। अब उससे हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करता है। अब जितना हम वोल्टेज उत्पन्न करना चाहते हैं, जितना हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं उससे, और जितना हमें वोल्टेज प्राप्त होता है वो कम होता है। और वो कम क्यों होता है? क्योंकि वो हानियों के कारण। तो इनपुट जो होता है, इनपुट अर्थात हमने जो उसे यांत्रिक ऊर्जा दी, और किस कारण दी कि वो इतना ईएमएफ उत्पन्न करे, पर वो हमारे पास जो उत्पन्न वोल्टेज आता है वो हमारे पास कम आता है। क्यों आता है? वो हानियों के कारण। तो हम यदि आउटपुट में हानियां जोड़ दें तो हमारे पास वो इनपुट हो जाएगा। तो आउटपुट प्लस लॉस अर्थात हानियां। तो हानियों में यदि हम आउटपुट जोड़ दें जो कि हमें कम प्राप्त हुआ है, तो वो हमारा इनपुट कहलाएगा। तो लॉस ज्ञात करने का सबसे सीधा सूत्र यही है कि लॉस बराबर आउटपुट माइनस इनपुट। ये हमारे हानि ज्ञात करने का सूत्र है। अब डीसी जनित्र में जो हानियां है वो 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ताम्र हानि, लौह हानि और यांत्रिक हानि। अब कोई सा भी जो उपकरण है जो रोटेटिंग होता है, अर्थात वो जो घूमता है, उसमें यांत्रिक हानि होती है। तो इसमें हम 3 प्रकार की हानियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आती है हमारी पहली ताम्र हानि। पहली हमारी ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस। दूसरी है लौह हानि अर्थात आयरन लॉस। और तीसरी है हमारी यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि उन्हीं उपकरणों में होती है जिसमें रोटेटिंग वाला भाग होता है, अर्थात घूमने वाला भाग होता है। यांत्रिक हानि। सबसे पहले देखेंगे हम ताम्र हानि के बारे में। तो ताम्र हानि कहते किसे हैं? तो ताम्र हानि वो होती है, अर्थात वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होने वाली हानि हमारे पास ताम्र हानि कहलाती है। तो वाइंडिंग में ताम्र तार के कारण, अर्थात जो हम कॉपर यूज में लेते हैं वाइंडिंग में, उसके कारण होने वाली हानि ताम्र हानि होती है। ताम्र तार के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है? ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस। अब ये जो ताम्र हानि होती है, इसे हम एक नाम और देते हैं जो है अस्थिर हानि, अर्थात ये लोड के साथ परिवर्तन होने वाली हानि है। तो सबसे पहले तो इसे हम अस्थिर हानि भी कहते हैं, अस्थिर हानि। और ये जो हानि है लोड परिवर्तन के साथ बदलती है। ये लोड परिवर्तन पर परिवर्तित होती है। अर्थात जितना लोड बढ़ेगा उतना कॉपर लॉस भी बढ़ता है। अब वो किस प्रकार बढ़ता है उसका एक सूत्र भी है जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये लोड पर परिवर्तित होने वाली हानि है, तो ये हानि लोड पर निर्भर करती है। ये लोड पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। अब बात करें, यदि इसमें लोड नहीं जोड़ें तो ताम्र हानि का मान 0 होता है। अर्थात हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि नो लोड पर ताम्र हानि का मान 0 होता है, क्योंकि यदि लोड जोड़ेंगे ही नहीं तो उसमें धारा प्रवाह भी नहीं होगा तांबे के तार में, और तांबे के तार में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी लॉस हानि भी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि नो लोड पर ताम्र हानि 0 होती है। नो लोड पर ताम्र हानि 0 होती है, 0 होती है। अब ये जो ताम्र हानि है वो लोड पर किस प्रकार निर्भर करती है?
तो ताम्र हानि का जो सूत्र आता है वो ये आता है, ताम्र हानि बराबर होती है आई स्क्वायर आर के। ताम्र हानि आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। अब आपको इस सूत्र से याद आएगा, आई स्क्वायर जो होता है वही हमारे पास वोल्टेज भी होता है। वोल्टेज क्या, पावर भी होता है, वोल्टेज नहीं होता, सॉरी, पावर अर्थात शक्ति। शक्ति का जो सूत्र होता है वो भी आई स्क्वायर आर ही होता है। तो शक्ति एक तरह का वाट में प्रदर्शित की जाती है, और ताम्र हानि और कोई भी जो हानि होती है उसे भी हम वाट में ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो ताम्र हानि का वो सूत्र है वो आई स्क्वायर आर है। अब इसे हम किसी भी ताम्र हानि के सूत्र में लगा सकते हैं। जैसे शंट फील्ड के लिए हम शंट ताम्र हानि निकालना चाहते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा आई एस एच और उसका प्रतिरोध आर एस एच कहलाता है। तो आर एस एच है, उस शंट प्रतिरोध का भी प्रतिरोध आर एस एच है। तो आई एस एच का स्क्वायर और आर एस एच का गुणन ताम्र हानि निकल के आ जाता है। तो यदि ऐसे ही हमें सीरीज फील्ड की हानि निकालनी है, तो सीरीज में बहने वाली धारा और सीरीज का प्रतिरोध को यदि हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसकी ताम्र हानि आ जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास आर्मेचर में भी वाइंडिंग की जाती है, तो आर्मेचर वाली धारा का स्क्वायर और आर्मेचर का प्रतिरोध का गुणन कर देंगे तो हमारे पास आर्मेचर की ताम्र हानि आ जाएगी। तो इस प्रकार ये सूत्र है। अब एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि यदि हम लोड धारा को बढ़ाते हैं, लोड धारा यदि हम बढ़ाते हैं उसे हम आधा कर देते हैं या 4 गुना कर देते हैं। यदि हम मान लीजिए लोड धारा, लोड को हम 4 गुना कर दें तो ताम्र हानि क्या होगी। तो इसे हम ऐसे देखते हैं, यदि लोड 4 गुना हो, 4 गुना हो तो ताम्र हानि, तो ताम्र हानि क्या होगी। तो इसे हम कैसे निकालेंगे। लोड 4 गुना करने का अर्थ है लोड धारा का मान भी हम 4 गुना कर रहे हैं, और हमने देखा जो ताम्र हानि है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है। इससे इस सूत्र से हम संबंध निकालते हैं, ताम्र हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसमें लोड धारा यदि 4 गुना हो रही है तो ताम्र हानि धारा मैंने बताया आपको स्क्वायर होती है, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो ताम्र हानि हमारे पास 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और यदि हम ऐसे ही लोड को हम 1/2 गुना कर दें अर्थात आधा रहने दें, तो ताम्र हानि हमारे पास 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/4, तो 1/4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार ताम्र हानि हम निकालते हैं। सेकेंड आती है हमारी हानि लोह हानि अर्थात आयरन लॉस। तो लोह हानि किसे कहते हैं, तो लोहे के कारण होने वाली हानि लोह हानि कहलाती है। अब ये लोह हानि जो होती है वो स्थिर प्रकार की हानि है, तो इसे हम स्थिर हानि भी कहते हैं, स्थिर हानि। जबकि जो कॉपर लॉस होता है अर्थात ताम्र हानि वह अस्थिर हानि होती है। तो लोह हानि जो होती है वो सबसे पहले तो लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती। तो ये एक स्थिर प्रकार की हानि है और लोड पर निर्भर नहीं करती। अब बात करें इसमें नो लोड पर, नो लोड पर भी लोहा हानि का मान कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि लोहा जो हम जानते हैं उपकरण में बहुत सी जगह लोहा यूज किया जाता है। तो ये लोड पर निर्भर नहीं करती अर्थात ये शून्य लोड पर भी इसका मान होता है, और कितना भी लोड बढ़ा दिया जाए उसका उतना मान ही रहता है, क्योंकि ये एक स्थिर हानि है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो लोह हानि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, लोह हानि के 2 प्रकार की होती है। पहला हिस्टेरेसिस हानि और दूसरा एडी करंट हानि। हिस्टेरेसिस हानि को हम शैथिल्य हानि भी कहते हैं और एडी करंट हानि को हम भंवर धारा हानि भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हिस्टेरेसिस हानि के बारे में। ये है हमारी हिस्टेरेसिस हानि, इसे ही हम शैथिल्य हानि भी कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस हानि होती क्या है, शैथिल्य हानि होती क्या है। तो हमने जो हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था और या शैथिल्य वक्र पढ़ा था जिसे हम BH वक्र भी कहते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका हमने जो ये होता है वो हमने शैथिल्य वक्र ये था होता है, यहाँ से वो शुरू होता है,
फिर ये नीचे आता है और फिर ये वापस इस प्रकार आता है। तो इस प्रकार का वह शिथिल्य वक्र होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वही हिस्टैरिसीस हानि को प्रदर्शित करता है। तो हिस्टैरिसीस हानि की यही परिभाषा है, जो शिथिल्य वक्र द्वारा किया जाने वाला क्षेत्रफल, प्रदर्शित किया जाने वाला क्षेत्रफल ही हिस्टैरिसीस हानि को प्रदर्शित करता है। इसका डायरेक्ट सूत्र आता है जो होता है WH, अर्थात हिस्टैरिसीस लॉस बराबर नीटा, जो एक स्थिरांक है, बी मैक्सिमम अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की घात 1.6, और ये F आवर्ती के और आयतन अर्थात वॉल्यूम के गुणनफल के बराबर होती है। हिस्टैरिसीस हानि का जो सूत्र है वो ये है। ये सूत्र से संबंधित कोई सा भी न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, परंतु आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो वह आवर्ती के समानुपाती होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समानुपाती होती है और आयतन के समानुपाती होती है। अर्थात हिस्टैरिसीस हानि एक लोह हानि का प्रकार है। तो लोहे का जो जितना वॉल्यूम, आयतन जितना अधिक होगा, हिस्टैरिसीस हानि भी उतनी अधिक होगी। तो यहाँ नीटा जो है वह एक हिस्टैरिसीस स्थिरांक है, हिस्टैरिसीस स्थिरांक। बी मैक्सिमम जो है वो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। एफ जो है वो है आवर्ती अर्थात फ्रीक्वेंसी, और वी जो है वॉल्यूम अर्थात आयतन है। अब हिस्टैरिसीस हानि का ये एक हानि है, दोष है, तो इसका एक निवारण भी होता है। तो इसका निवारण क्या है? तो मैंने बताया था आपको, हिस्टैरिसीस हानि जो होती है उसका निवारण ये है कि उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। तो आर्मेचर को जो हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टूल की पत्तियों को इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस हानि कम हो। तो इसका जो निवारण है वो सिलिकॉन का मिश्रण है, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने पर, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने पर हम हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं। अब आती है हमारी लो हानि का दूसरा प्रकार, एडी करंट हानि या भंवर धारा हानि। तो ये क्या होती है कि जैसे हम मान लेते हैं आर्मेचर जो होता है वो दो ध्रुवों N तथा S के बीच स्थापित किया जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, तो यदि वो किसी पदार्थ को काटती है या उसमें से गुजरती है तो वह भंवर धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, वह भंवर धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, और यही दोष हमारा एडी करंट हानि या भंवर धारा हानि कहलाता है। तो आर्मेचर को इस दोष को कम करने के लिए हम आर्मेचर को पत्तियों के रूप में बनाते हैं, और पत्तियों के रूप में बनाने के कारण ये हर एक पत्ती में से अलग रूप में गुजरती है, तो जिस कारण ये भंवर धारा रूप में न होकर आर्मेचर में समान रूप से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यही कारण है, यदि हम आर्मेचर को पत्तियों के रूप में नहीं बनाएंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय फील्ड पोल होते हैं जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो वह एक समान रूप से नहीं बनेगा और वह भंवर धाराओं के रूप में बनेगा। तो इस कारण हम आर्मेचर को पत्तियों के रूप में बनाते हैं। तो ये इस दोष का निवारण भी है कि किसी भी पदार्थ को जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजारनी है तो उसको हम पत्तियों के रूप में बनाएं। तो इसका जो एक डायरेक्ट सूत्र पढ़ते हैं हम, जो होता है WE बराबर बी मैक्सिमम का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और समय का स्क्वायर। यह हमारे पास एडी करंट हानि या भंवर धारा हानि का सूत्र आता है। तो यहाँ T जो है वो लेमिनेशन की मोटाई है, क्योंकि लेमिनेशन अर्थात पत्तियां की मोटाई को हम T से व्यक्त करते हैं।
लेमिनेशन की मोटाई। और मोटाई आपको मैंने बताई थी, आर्मेचर की जो पत्तियां हैं उनका जो मोटाई होती है वो 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। और यदि कोई आपको एग्जैक्ट मान पूछे तो उसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm होती है। तो ये mm में व्यक्त की जाती है। बी मैक्सिमम जो है वो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवर्ती है। तो ये इन तीनों का स्क्वायर का गुणन अर्थात वर्ग का गुणन एडी करंट हानि का मान होता है, अर्थात भंवर द्वारा हानि। अब बात करें इसके निवारण की, तो इसका जो निवारण है वही है कि लेमिनेशन अर्थात पत्तियों के रूप में बनाना। लेमिनेशन। और लेमिनेशन के बाद हम उस पर वार्निश भी करते हैं, तो इसका वार्निश भी उदाहरण हो सकता है, वार्निश भी निवारण हो सकता है। लेमिनेशन करके उस पर वार्निश की जाती है अर्थात पत्तियों के रूप में, पत्तियों के रूप में। अब आती है हमारी हानियों का तीसरा प्रकार, यांत्रिक हानि अर्थात रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस। तो यांत्रिक हानि कहते किसे हैं? तो घर्षण के कारण या वायु अंतराल के कारण उत्पन्न होने वाली हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। घर्षण के कारण या वायु अंतराल के कारण, वायु अंतराल के कारण उत्पन्न होने वाली हानि, उत्पन्न होने वाली हानि क्या कहलाती है? यांत्रिक हानि। अब ये जो हानि होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये भी 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार की हम बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है स्ट्रे हानि या स्ट्रे क्षति भी बोल सकते हैं या इसे स्ट्रे हानि भी कह सकते हैं। तो स्ट्रे हानि जो होती है वो लो हानि तथा यांत्रिक हानि का योग होती है। लो प्लस यांत्रिक, अर्थात इसका मतलब है लो हानि प्लस यांत्रिक हानि का योग स्ट्रे हानि कहलाती है। और ये स्ट्रे हानि जो होती है वो यांत्रिक हानि में ही आती है। सेकेंड जो प्रकार है यांत्रिक हानि का वो है स्थिर क्षति अर्थात स्थिर हानि। स्थिर हानि। तो स्थिर हानि कौन कौन सी हानि से मिलकर बनी है? एक तो लो हानि से, प्लस यांत्रिक हानि भी एक तरह की स्थिर हानि होती है। तो यांत्रिक हानि प्लस मैंने आपको बताया था डीसी शंट जनित्र जो नियत वोल्टेज उत्पन्न करते हैं और उसमें जो वाइंडिंग लगी होती है उसमें एक बार जो धारा जाती है वो दोबारा नहीं जाती। आपने अभी यदि पिछली क्लास से नहीं देखी है तो पहले उसमें देखिए कि डीसी शंट जनित्र में जो वाइंडिंग होती है उसमें एक बार जो धारा जाती है वो एक बार ही जाती है, वो फिर लोड में जाने लग जाती है धारा, तो उसमें नियत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो यदि एक बार जो धारा जा रही है उसमें वही मान की धारा प्रवाहित होती रहती है, तो इस कारण उसमें जो हानि होती है शंट फील्ड में वो भी एक तरह की स्थिर हानि कहलाती है। तो इसमें शंट फील्ड हानि भी आ जाती है। तो शंट फील्ड हानि, जबकि शंट फील्ड हानि में कॉपर लॉस आना चाहिए जो कि एक अस्थिर हानि है, परंतु शंट फील्ड हानि के कारण इसलिए स्थिर हानि में रखा जाता है क्योंकि उसमें जो बहने वाली धारा का मान है वो नियत हो जाता है और नियत होने के कारण उसमें जो लॉस उत्पन्न होता है वो भी नियत रहता है। तो ये नियत होने के कारण इसे स्थिर हानि में ही गिना जाता है। थर्ड आता है हमारे पास अस्थिर हानि। अस्थिर हानि। तो अस्थिर जो हानि होती है वो सीरीज फील्ड हानि, क्योंकि सीरीज फील्ड हानि सीरीज में जो वाइंडिंग जुड़ी होती है उसमें धारा का मान ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो उसके कारण वो एक अस्थिर हानि है। तो सीरीज फील्ड हानि प्लस आर्मेचर हानि, तो ये दोनों हानि है जो अस्थिर हानि है और इसमें हम
ताम्र हानि को भी एड्स कर सकते हैं, ताम्र हानि। तो आर्मेचर हानि, सीरीज फील्ड हानि, आर्मेचर हानि। अर्थात सीरीज फील्ड में हम देखते हैं धारा कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, जिस कारण उसमें हानि भी कम ज़्यादा होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में भी यही होता है कि कभी धारा ज़्यादा होती है कभी धारा आगे आगे पीछे होती है, इस कारण इसमें भी हानि अस्थिर होती है और ताम्र हानि भी अस्थिर होती है। अब जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है डीसी जनित्र की दक्षता। दक्षता अर्थात इफिशियंसी। तो दक्षता निकालने का जो सूत्र है वो हम सामान्य तौर पर यही जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। यही ज़्यादातर दक्षता निकालने का सूत्र होता है सामान्य तौर पर। इसी सूत्र से हम अन्य सूत्र भी बनाएंगे। तो दक्षता, सबसे पहले देखते हैं हम एक खास पॉइंट्स कि जो अधिकतम दक्षता की स्थिति होती है, डीसी जनित्र की अधिकतम दक्षता की स्थिति क्या होती है। अधिकतम दक्षता की स्थिति, तो अधिकतम दक्षता की जो स्थिति है वो ये है कि यदि स्थिर हानि जो कि कौन सी हानि होती है, लो हानि, वो अस्थिर हानि जो कौन सी होती है, ताम्र हानि। यदि ये दोनों हानि बराबर हो जाए तो वो डीसी जनित अधिकतम दक्षता उत्पन्न करता है। यदि लो हानि और ताम्र हानि का मान बराबर हो जाता है तो वो डीसी जनित अधिकतम दक्षता उत्पन्न करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर हो जाए तो वो डीसी जनित अधिकतम दक्षता उत्पन्न करेगा। अब डीसी जनित की जो दक्षता है वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसमें पहला है यांत्रिक दक्षता, दूसरा है वैद्युतिक दक्षता, और तीसरा है व्यावसायिक दक्षता। तो डीसी जनित की जो दक्षता होती है वो 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता और व्यावसायिक दक्षता। इन तीनों के सूत्रों पढ़ेंगे हम, जिनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इन तीनों के जो सूत्र है वो आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आप इन तीनों के सूत्र बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से तीनों प्रकार की दक्षता का सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमारा जनरेटर है, जो हमारे पास जनरेटिंग एमएफ उत्पन्न कर रहा है अर्थात ईजी, और वो किस कारण कर रहा है, उसमें बहने वाली धारा आई ए अर्थात आर्मेचर धारा। तो इसमें जो शक्ति होगी अर्थात पावर, वो वोल्टेज इंटू धारा का गुणनफल होती है। तो इसमें जो जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो ईजी है, तथा इसमें बहने वाली धारा आई ए अर्थात आर्मेचर धारा, इन दोनों का गुणनफल इसकी शक्ति कहलाएगा जनरेटर की। तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं यांत्रिक दक्षता अर्थात मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर हम कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल पावर जो निकलेगी वो इन दोनों के बीच में निकलेगी। ये जनरेटर है हमारा, जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में हम इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा हम हाथ से न देकर एक मोटर के द्वारा देते हैं, जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा। तो मोटर जो होती है उसकी जो दक्षता होती है उसे हम बीएचपी में व्यक्त करते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये मोटर है हमारी जिससे हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये हमारी बीएचपी अर्थात ब्रेक हॉर्स पावर में है। और इस जनरेटर जो उत्पन्न कर रहा है वो EGIA अर्थात ये शक्ति उत्पन्न कर रहा है, और हमारे पास जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, अर्थात वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और धारा, लोड धारा का गुणनफल, ये वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है, और बीच में हमारा जनरेटर है जो उत्पन्न कर रहा है, जो शक्ति उत्पन्न कर रहा है।
तो हम निकालेंगे पहले यांत्रिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता हमारे पास इन दोनों के बीच में निकलेगी। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास इनपुट क्या है, bhp। तो दक्षता का जो सूत्र क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो इसमें हम पहले आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट हमें Eg इंटू IA प्राप्त हो रहा है, ये शक्ति प्राप्त हो रही है। तो हम इसे आउटपुट की जगह पे लिखेंगे। आउटपुट बटा इनपुट होता है तो Eg IA बटा इनपुट में हम क्या दे रहे हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा अर्थात bhp इंटू 100। तो ये यांत्रिक दक्षता का सूत्र आ जाता है। सेकेंड आती है हमारे पास वैद्युतिक दक्षता। तो वैद्युतिक दक्षता को भी हम आउटपुट बटा इनपुट सूत्र से निकालेंगे। तो वैद्युतिक दक्षता जो होती है वो इन दोनों के बीच में निकलती है, अर्थात जो जनरेटर हमारे पास जो शक्ति उत्पन्न कर रहा है तथा आउटपुट में हमें जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसके बीच में वैद्युतिक दक्षता निकलती है, अर्थात इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। तो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी को हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट जो हमें है ये प्राप्त हो रहा है V इंटू आई। आउटपुट क्या है, V इंटू आई, तथा इनपुट क्या है इसका जो इनपुट है ये EGI है, अर्थात इनपुट तो हमारे पास प्राप्त उत्पन्न होने वाली शक्ति है तथा आउटपुट में हमें V इंटू आई प्राप्त ये शक्ति प्राप्त हो रही है। तो उत्पन्न होने वाली शक्ति क्या है, ये। तो इसका जो इनपुट है वो ये कहलाएगा Eg इंटू IA, और इसको इंटू कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैद्युतिक दक्षता। अब तीसरी जो दक्षता आती है वो आती है व्यावसायिक दक्षता, अर्थात कमर्शियल इफिशियंसी। तो कमर्शियल इफिशियंसी जो होती है वो यांत्रिक दक्षता तथा वैद्युतिक दक्षता का गुणनफल होती है। तो हम बात करते हैं यांत्रिक दक्षता जो होती है उसे हम नीटा M अर्थात मैकेनिकल लॉस से व्यक्त करते हैं। वैद्युतिक दक्षता जो होती है इलेक्ट्रिक इफिशियंसी उसे हम नीटा E से प्रदर्शित करते हैं। नीटा का अर्थ ही ये होता है जो दक्षता को प्रदर्शित करती है, नीटा दक्षता को ही प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रिक दक्षता है तो इसे हमने E लगा दिया, मैकेनिकल दक्षता है तो हमने M लगा दिया। व्यावसायिक दक्षता जो होती है उसे हम नीटा C कमर्शियल इफिशियंसी से व्यक्त करते हैं। तो व्यावसायिक दक्षता जो होती है वो यांत्रिक और वैद्युतिक दक्षता का गुणन होती है, अर्थात नीटा M इंटू नीटा E। इसे हम हल करते हैं तो ये नीटा M मैकेनिकल दक्षता जो है हमारे पास EI अर्थात EGIA बटा BHP इंटू 100 इंटू नीटा E अर्थात वैद्युतिक दक्षता, ये आई हमारे पास V इंटू आई बटा EG इंटू IA इंटू 100। यह हमारे पास गुणन में इस प्रकार रहेगी। तो EGIA से EGIA कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा VI बटे V इंटू आई VI बटे BHP इंटू 100। तो ये हमारे पास व्यावसायिक दक्षता का सूत्र आएगा। इस तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं व्यावसायिक दक्षता निकालना। यांत्रिक दक्षता इन दोनों के बीच में निकली, वैद्युतिक दक्षता इन दोनों के बीच में निकली, और व्यावसायिक दक्षता जो होती है वो इन दोनों के बीच में निकलती है। अर्थात हमारे पास इनपुट BHP में तथा आउटपुट VI में। तो आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट हमारा VI है तो आउटपुट हमारे पास VI आ गया और इनपुट हमारा BHP था तो BHP हमने इनपुट की जगह नीचे रख दिया। तो आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो ये आती है हमारे पास व्यावसायिक दक्षता। तो आज इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर DC जनित्र भी समाप्त होता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।